रोना बंद कर और तू अभी इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है कि पूछ ही मत। मैंने जो सोचा नहीं था वो आज के दिन मैंने हासिल किया है। पहला तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया आने निकली थी एयरपोर्ट से, तभी से मेरी स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी। मेन बड़ी प्रॉब्लम मेरी आई थी कि इंग्लिश। अब बाहर निकले तो फिर यहाँ तो इंग्लिश ही बोलना होता है ना। इंग्लिश बात करो तो वो अलग है, पर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ऑजी स्लैंग होता है, तो मतलब घर आओ तो आपके पैर सूजन से दर्द करने लग जाता है कि हाँ 8 घंटे मैंने बराबर से मेहनत करके अब घर आई हूँ। और मैं सुबह उठ के सारी भी जो अकाउंटिंग फॉर्म होती है वहाँ पे अपने रिज्यूमे देने जाती थी फेस टू फेस कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, अगर आपके वहाँ वैकेंसी है तो आप मुझे जॉब दे सकते हो। मतलब एडिलेड का कोई भी एरिया ऐसा नहीं होगा मैंने छोड़ा होगा। नमस्ते। आपका स्वागत है राइजिंग बियॉन्ड बॉर्डर के आज के एपिसोड में, जहां पे हम लेकर आते हैं माइग्रेंट्स की रियल लाइफ और अनफिल्टर्ड कहानियां। आज की गेस्ट हमारी बहुत स्पेशल हैं, ध्रुवी पटेल जी, जो आई हैं गुजरात की एक सिंपल फैमिली से और गुजरात से ऑस्ट्रेलिया मूव होके अब अपनी लाइफ वहां पे ड्रीम लाइफ बिल्ड कर रही हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि उनकी लाइफ में कितने स्ट्रगल रहे, इजी था, मुश्किल था नेविगेट करना। ध्रुवी जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू शैम्पी, मुझे इस शो में हिस्सा बनाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गुजरात वाली ध्रुवी से। आप अपने बारे में Okay. थोड़ा बताएंगी, अपने बचपन के बारे में। तो ये ध्रुव ऐसी थी कि उसे कुछ आइडिया नहीं था कि इसके फ्यूचर में क्या करना है। मेरे कोई गोल्स नहीं थे। मैं मतलब प्रेजेंट में जीने वाली थी। पढ़ाई में भी इतनी अच्छी नहीं थी कि मतलब जो स्कोर वाले बच्चे होते हैं ना, वैसे भी नहीं थी। जो मिडल मतलब 70 टू 75% लाते हैं वैसे बच्चों में मैं आती थी। तो हमारा कोई गोल होता नहीं था, इतना ही था कि शादी करवाएंगे 25 साल की उम्र में, बस वही था। बाकी कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि मैं बड़ी होके मतलब ऑस्ट्रेलिया में सेट हो गया, ये जॉब भी करती होगी, यहाँ पे मेरी ड्रीम जॉब जॉब बनी गई है। जैसे आपने बोला कि ऐसे ड्रीम्स नहीं थे, तो आपने कितनी पढ़ाई करी फिर इंडिया में? इंडिया में मैंने बैचलर इन अकाउंटेंसी के लिए की थी, उससे आगे मैंने पढ़ाई नहीं की है, जस्ट बीकॉम ही किया है मैंने। Okay. तो फिर ऑस्ट्रेलिया के सफर की शुरुआत कैसे हुई? वो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आई थिंक सफ़र मतलब मैं जब 20 साल की हुई, मेरा लास्ट सेमेस्टर जब चल रहा था, तो मेरे मम्मा पापा ने डिसाइड किया कि अब मेरी शादी करवा देते हैं। मुझे पता है कुछ लोगों को ऐसा होगा कि बहुत जल्दी करवा रहे हो, क्योंकि जेनज़ी में अब ऐसा नहीं होता कि 20 साल की उम्र में आप शादी कर लो। तो उस टाइम ऐसा था, मैं जिस लड़के को मिलने गई थी, उसका सपना था कि वो बाहर शिफ्ट हो, बाहर उनकी लाइफ बनाए। तो उसका सपना फिर मेरा सपना बन चुका है। मतलब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करी और शादी हो गई, ऐसा सा कुछ? हाँ, वैसा ही था। मतलब मेरी लास्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम्स आने वाली थी और एग्ज़ाम से पहले मेरी शादी हो गई थी। मतलब मैंने बीकॉम कंप्लीट आफ्टर मेरे मैरिज के बाद किया है। आपके जो हस्बैंड हैं हार्दिक जी, वो हुँ। ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी थे उस टाइम पे, या थोड़ा सा बताएंगी उस बारे में? नहीं, उस टाइम वो ऑस्ट्रेलिया पे नहीं थे। वो मतलब उन्होंने जैसे इंडिया में स्टडी कंप्लीट की थी, उन्होंने अप्लाई किया था जॉब के लिए और उन्हें जॉब की प्लेसमेंट मिली थी दुबई में। तो वो दुबई में गए थे और फिर उसके बाद मैं भी गई थी दुबई। और पर मुझे वहाँ पे इतना अच्छा नहीं लगा कि मैं परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकती हूँ। तो हम दोनों ने मिलके सोचा हम किसी और कंट्री में शिफ्ट हो गए। तब जाके ऑस्ट्रेलिया के बारे में आया। और ध्रुवी जी, ये हम मैं पूछ सकती हूँ, ये कौन से ईयर की बात कर रहे हो आप, जब दुबई में थे और दुबई से ऑस्ट्रेलिया के ओके। लिए शिफ्ट करने का सोचा आपने? ओके, सो 2021 में मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी के 2 महीने बाद ही हार्दिक दुबई शिफ्ट हो गए थे, उनकी जॉब स्टार्ट हो गई थी तो। और मैं दुबई गई थी 2022 में, वो भी ओनली मतलब 15 दिन के लिए मैं गई थी वहाँ पे, एज़ अ विज़िट करने के लिए हम जाते हैं उस टाइप से ही गई थी। पर फिर भी मुझे ऐसा लगा ये विज़िट करने वाली कंट्री है, फिर हार्दिक ने मुझे बोला उसे भी पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पे रहना। और उसने मुझे शेयर किया कि मेरे ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा आए हुए हैं, पर उसमें एक ऐसी कंडीशन थी कि वो वीज़ा एज़ अ सिंगल आए हुए थे, क्योंकि तब वो मैरिड नहीं थे। मम्म। तो फिर एज़ अ सिंगल वो वहाँ पे गए, फिर उन्होंने अपना स्टेटस चेंज किया इमिग्रेशन वालों को कॉन्टैक्ट करने के बाद और फिर उन्होंने मेरी फ़ाइल की थी स्पाउस की।
तो आपका वीज़ा का सफ़र कैसा रहा? जो आपका अपना था, हार्दिक जी के पास तो वीज़ा था, पर हाँ। आपके में कुछ चैलेंजेज़ आए? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जनरली होता है पार्टनरशिप पे कि 1 साल आप साथ में रहने चाहिए और कई हुँ। बार अरेंज मैरिज को मानते नहीं हैं, तो ऐसे कुछ हाँ। चैलेंजेज़ आए थे क्या? हाँ, वो आए थे क्योंकि हमारी शादी में ऐसा था कि कोविड का टाइम था तो इतनी धूमधाम से तो हमने शादी की नहीं थी। तब भी हमने थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक किए थे और उसके बाद मतलब एजेंट हमारा अच्छा था, तो उन्होंने हमें बताया था कि आपकी जो व्हाट्सएप चैट होती है, वो होता है, तो वो सब एविडेंस हमने इकट्ठा किए थे कि एज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस हम जमा कर पाएँ, तो मेरे वीज़ा के रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो जाएँ। पर फिर भी फर्स्ट टाइम जब मैंने स्पाउस का मतलब पार्टनर वीज़ा अप्लाई किया था, तब वीज़ा रिफ्यूज़ल आया था मेरा। ओके। और उसके आई थिंक वो रिफ्यूज़ल के बाद मैंने अगेन ट्राई किया था स्पाउस वीज़ा और उस टाइम मैं सिलेक्ट हुई थी। मतलब थोड़ा ऐसा होता था ना कि डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि हमारा एड्रेस डिफरेंट चल रहा होता है मेरा एड्रेस और फिर शादी के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे अपने मतलब इन-लॉज़ के वहाँ के होते हैं, वहाँ के करवाने होते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन और वो सब में बहुत मतलब स्ट्रेसफुल प्रोसेस रहा था। तो जो आपका पहली बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, उन्होंने कुछ हुँ। बताया था किस रीज़न से रिजेक्ट हुआ? हाँ, जो कि सब लोग ऐसा ही रीज़न देते हैं कि उनको नहीं लगता कि आप यहाँ पे टेम्परेरी आ रहे हो, उनको लगता है आप यहाँ पे परमानेंट शिफ्ट होने के लिए आ रहे हो। इस वजह से मेरा वीज़ा वीज़ा वो जो था वो रिजेक्ट किया था उन्होंने। ओके। और फिर अभी जैसे जब आपने दोबारा अप्लाई करा, हुँ। तो उस टाइम पे भी फिर कुछ और चैलेंजेस आए थे या फिर बस टाइम लगा और अप्रूव हो गया? नहीं, उस टाइम मैं लकी थी कि उस टाइम मेरा टाइम भी नहीं लगा था और अप्रूव भी हो गया था। मतलब 1.5 महीने के अंदर ही मेरा अप्रूव हो गया था वो। तो चलो आप वीज़ा लग गया, ऑस्ट्रेलिया आ गई। तो चलिए आपसे हाँ। जानते हैं जब ऑस्ट्रेलिया आई, हुँ। तो गुजरात से आई हुई 22-23 साल की ध्रुवी को कैसा लगा ऑस्ट्रेलिया में शुरू में 1 हफ्ता? 1 हफ्ता। पहला तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया आने निकली थी एयरपोर्ट से, तभी से मेरी स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी कि जिस फ्लाइट में मुझे आना था, वो फ्लाइट ही कैंसल हो गई थी। तो ऑस्ट्रेलिया पहुँचते-पहुँचते मुझे 2 दिन लग गए थे। तो वहाँ से ही मुझे ऐसा लगता था ऑस्ट्रेलिया जा तो रही हूँ, पर या अभी से मुझे इतनी मुश्किल ये आ रही है यार। और जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया पहुँची तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं मेलबर्न में से पहले पहले दिन हम मेलबर्न में आई थी मैं, जब हार्दिक मेलबर्न में था। तो इतनी ठंड थी, मैंने बोला ये कौन से एरिया में आ गई यार, क्योंकि इंडिया में तब गर्मियाँ चल रही थी और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में हमने पाँव रखा तो एकदम ठंडक। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगी। पहले तो 1 वीक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था, सब कुछ ऐसा लग रहा था नया-नया, कहीं गुम ना जाऊँ मैं इस कंट्री में। तो जैसे आप जो ठंड का बोल रहे हो, हुँ। मेलबर्न में टेम्परेचर तो लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कम नहीं है, तो आप समझाओगे अब पर कैसे ठंड लगी? मुझे ठंड सहन नहीं होती है, मैं इंडिया में भी थी तो गर्मी सहन मेरे से हो जाती है, पर ठंड मेरे से सहन नहीं होती थी। मतलब थोड़ी-सी ठंड पड़े और मुझे सर्दी-जुकाम हो जाता है। ओके। आई थिंक मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में हालाँकि हुँ। टेम्परेचर कम नहीं जाता है, हुँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ठंडा रहता है क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है और जो सही हवा है, उसमें बहुत ठंडक होती है। तो जो आप है ना अगर इंडिया में 4-5 डिग्री टेम्परेचर पे आसानी हुँ। से रह लोगे, अगर वही टेम्परेचर यहाँ होता है और अगर उस दिन वहाँ यहाँ पे हाँ। ठंडी हवा चल रही है करेक्ट बात है और अगर बारिश हो रही है तब तो समझ लो ठंड और लगेगी आपको। तो बस ऐसा सा ओके। और आप मेलबर्न में किसी को जानती थी जब आप आई? मैं किसी को नहीं जानती थी। तो हार्दिक की ओर से उनके रिलेटिव्स थे, उनको मैं फर्स्ट टाइम मिली थी और उन्हीं के साथ मैं यहाँ पे आई थी एयरपोर्ट से। तो हाँ, वो अंकल थे और मेरी साइड से भी एक अंकल थे, मेलबर्न में थे ही वो। पर उस टाइम वो इंडिया गए हुए थे, तो वहाँ पे वैसे कोई नहीं था मेरी साइड से, पर हार्दिक के साइड से अंकल थे तो हाँ, वो फर्स्ट रिलेटिव थे जो मिले थे मुझे ऑस्ट्रेलिया में। Okay. तो शुरू में आपका 1 महीना कैसा रहा? आप थोड़ा-सा बताओगे लाइक क्या लोनलीनेस फील होता था? क्योंकि ठीक है एक रिलेटिव हैं बट हाँ। अंकल हैं, तो उनसे हम है ना जैसे अपनी मम्मी, ताई लोगों से बात करते हैं, चाची उस तरीके से बात नहीं कर सकते। ना ही हुँ। उनके फ्रेंड्स भी और
आई थिंक अगर रिलेटिव थे भी ऑस्ट्रेलिया में तो उतना कनेक्शन नहीं फील होता है एकदम से। तो हाँ, कैसा रहा था आपको, लाइक लोनलीनेस फील हो, क्योंकि हार्दिक आई एम श्योर जॉब पर चले जाते होंगे सुबह और शाम को सही। आते होंगे। तो क्या करते थे आप दिन भर? एक्सप्लोर अ, करने निकल जाते थे सिटी या फिर नहीं, नहीं। कैसे टाइम पास करते थे? मैंने जो बताया कि मेरे रिलेटिव्स थे, पर वो मेलबर्न में थे और 1 वीक के बाद हम शिफ्ट हो गए थे एडिलेड में। तो यहाँ पे तो हम किसी को नहीं जानते थे। वैसे यहाँ पे मतलब हार्दिक के गाँव से एक यहाँ पे फैमिली है, तो उन्होंने थोड़ी-सी हमारी हेल्प की थी कि हमें एयरपोर्ट से हम जब घर आए तो ग्रोसरी और वो सब सामान चाहिए तो वो लेके गए थे। तो वो पहले इंसान थे जिनको मैं मतलब हाय हेलो टाइप हुआ था मेरा। बाकी तो मैं रोते हुए आई थी कि वहाँ पे तो मैं किसी को जानती नहीं है और मेन बड़ी प्रॉब्लम मेरी आई थी कि इंग्लिश। अब बाहर निकले तो फिर यहाँ तो इंग्लिश ही बोलना होता है ना। तो मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी पर इंग्लिश में मैं पहले से ही ज़ीरो कॉन्फिडेंस वाली लड़की रही हूँ कि इंग्लिश में बात करनी है तो पहले से ही डर लगने लगता है कि मैं कुछ गड़बड़ कर दूँगी, उस हिसाब से मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। तो 1 मंथ मतलब हार्दिक जब जॉब जाते थे, तब मैं बाहर निकलने की कोशिश करती थी पर निकल नहीं पाती थी। कहीं न कहीं वो डर रहता है, कुछ मुझे कुछ पूछ लेंगे तो मैं क्या जवाब दूँगी, कैसे क्या करूँगी, इंग्लिश तो आता नहीं है। तो इस वजह से मैं घर में ही रहती थी और कई बार ऐसा होता था कि काश वहाँ इंडिया होते तो किसी से बातचीत हो, ये हो। क्योंकि टाइम डिफरेंस भी होता है तो मम्मी-पापा के साथ आप बात करो, बहन के साथ बात करो पर कितनी करोगे? फिर उनको भी तो उनकी लाइफ़स्टाइल होती है ना। तो कई बार रो भी पड़ती थी कि कौन-सी जगह में आ गई जहाँ पे कोई मतलब मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली मेंबर्स नहीं है, ना ही मुझे उस टाइम जॉब मिल रही थी तो वो भी स्ट्रेस था। और मेरा और हार्दिक का ऐसा था कि हमें टाइम नहीं मिला था शादी से पहले, तो हम दोनों एक-दूसरे से इतना कनेक्ट नहीं हो पाए थे। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आई, तब हम दोनों ने एक-दूसरे से कनेक्ट करना स्टार्ट किया था, तो वो भी स्ट्रगल मेरा एक साइड चल रहा था कि हम दोनों को एक-दूसरे का मतलब वो होता है ना कि हस्बैंड-वाइफ होता है, तो उनकी कोई आदत होती है जो हमें पसंद नहीं आती है, मेरी आदत उनको पसंद नहीं आती है। तो वो सब मिक्स अप चल रहा था और उस टाइम मैं इतनी स्ट्रेसफुल थी, मैं मतलब कोई घर ना हो ना तो मैं सच बोलूँ रूम में मैं रोती ही रहती थी, कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ। थिंक ध्रुवी, जो आपने एक्सपीरियंस शेयर करा है, अ, मैं आपके लिए थैंकफुल होंगी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे आके ओपनली बोलते नहीं हैं। स्ट्रगल्स रहते हैं, और स्पेशली अगर आपकी ना यंग एज में शादी हो और आप दूसरी कंट्री में मूव हो जाओ, और आपने जो बोला है वो फैक्ट है, क्योंकि अरेंज मैरिज में ऑफ कोर्स आप हाँ, अपने हस्बैंड की हैबिट्स या अपनी हैबिट्स में भी, और नई कंट्री में आए हो, एडजस्ट करने में वही। टाइम लगता ही लगता है। और जो दूसरी चीज आपने बोली, इंग्लिश का चैलेंज, विच अगेन इट्स रियल। इंग्लिश बोलते हैं इंडिया में कि बहुत लोगों को इंग्लिश आती है, लेकिन आज भी अगर आप छोटे शहरों में जाओ, जैसे मैं भी छोटे शहर से हूँ, तो वहां पे आज हाँ, भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। बच्चे पढ़े होते हैं, थोड़ी बहुत समझ लेंगे, पर शायद समझ ज्यादा लेंगे, पर हाँ, बोलने में वो हेजिटेशन होती है। और खासकर है ना, अगर कोई फ्लुएंटली आपके सामने बोल रहा हो, तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस और कम हो जाता है। मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगी कि आप, जैसे आप सुपरमार्केट वग़ैरह या बाहर तो जाना ही हुँ, होता है, कितना भी अवॉइड करो, तो आपने सही ऐसा है। क्या करा कि उस टाइम पे थोड़ा-सा अपने इंग्लिश के चैलेंज को ओवरकम कर पाईं या कॉन्फिडेंस लेकर आ पाईं आप? वैसे सच बोलूँ तो कॉन्फिडेंस तो अभी भी नहीं है क्योंकि इंग्लिश बात करो तो वो अलग है, पर यहाँ पे ऑस्ट्रिया में ऑज़ी स्लैंग होता है, तो कई बार फिर भी अभी भी मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। पर फिर भी मतलब मैं हार्दिक के साथ जाऊँ, तो मैं देखती हूँ कि वो क्या कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा करके मैं सीखी हूँ। कई बार मैं मतलब इंग्लिश के वो लेक्चर वाले रील्स आता है ना कि इंग्लिश थोड़ी-थोड़ी सिखाएँ हमें, फ्लुएंट कैसे हो, कुछ बात करें हमसे। तो उस टाइप से मैं थोड़ा-थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है क्योंकि वो तो करना ही पड़ता है, आपको ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना है, तो इंग्लिश तो थोड़ी तो आनी चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ कि आप अपने लिए कुछ कर पाओ। तो ऐसे ही मैंने सीखा था, थोड़ा-थोड़ा कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड किया था और तो चलो, आप आए, आपको शुरू हुँ, में स्ट्रगल्स रहे, फिर इवेंचुअली आप धीरे-धीरे सेटल होना शुरू करते हाँ। हो, और फिर सोचा क्या जॉब करने के लिए? हाँ, फिर मैंने सोचा था कि घर पर ऐसे ही अकेली बैठी-बैठी तो मैं ऐसे ही रोने वाली हूँ, बोर होगी और फिर अकेलापन महसूस होगा हर दिन। तो मैंने डिसाइड किया मैं जॉब करूँगी और उस टाइम मैंने बहुत सारी जॉब के लिए अप्लाई किया था मतलब क्लीनिंग से लेके पिक पैकर से लेके क्योंकि बाकी सब में तो एक्सपीरियंस बहुत लगता है और मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस था नहीं। इंडिया से मैं पढ़ाई करके डायरेक्टली यहाँ पे आई थी।
तो उस टाइम ऐसा था कि मेरे रिजेक्शन आ रहे थे, मतलब क्लीनिंग में भी वो बोल रहे थे तेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तब मुझे शौक लगा कि क्लीनिंग में भी यहाँ पे एक्सपीरियंस लगता है, जो कि इंडिया में ऐसा कुछ होता नहीं है, इजीली मिल जाता है, क्योंकि ये तो ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं ना हम, कि ये तो आसानी से मिल जाएगी, इतने इसमें इतना एक्सपीरियंस वो नहीं होता। पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में मुझे तब पता चला, ओ ऐसी जॉब में भी एक्सपीरियंस चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। तो फिर वो फर्स्ट जॉब भी मुझे अराउंड 3 मंथ्स के बाद मिली थी। 3 मंथ्स तक मैंने सीक और इंडीड, वो जो ऐप है, उसमें सारी की सारी जॉब के लिए अप्लाई मैंने कर दिया होगा। और पहली जॉब कौन-सी थी आपकी, जो आपको फाइनली पहली जॉब मिली? थी वो पिक पैकर की थी मेरी, जिसमें ऐसा था योगर्ट के कप्स वो कंपनी क्रिएट करती थी, प्लास्टिक के योगर्ट्स के कप आते थे और वो कन्वेयर में कंटिन्यूअसली आते रहते थे और आपको कंटिन्यूअसली उसे चेक करके पैक करना होता था। तो ध्रुवी, जैसे इंडिया में तो हम लोग की आदत नहीं होती है इतनी देर खड़े हुँ। होकर काम करने की, और तो वो एडजस्टमेंट, आई मीन कन्वेयर बेल्ट पे आई एम प्रीटी श्योर पूरे टाइम आपको 8, अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो पूरा हुँ। 8 घंटे आपको खड़े रहना पड़ता होगा? हाँ, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि आप बैठ सकते हो, क्योंकि आप अगर मशीन को 1 मिनट के लिए भी छोड़ोगे, तो कन्वेयर बेल्ट पूरा फुल हो जाएगा और वो ओवरफ्लो होने लगेगा। तो फिर पूरे 8 घंटे नहीं बोल सकते, 30 मिनट्स का ब्रेक होता था, साढ़े 7 घंटे तो हमें कंटिन्यूअसली खड़ा रहना पड़ता था। मतलब गरा हो तो आपके पैर सूजन से दर्द करने लग जाता है कि हाँ, 8 घंटे मैंने बराबर से मेहनत करके अब घर आई हूँ मैं। तो ये तो हो गई मेहनत की बात, लेकिन जब आपको पहली सैलरी मिली तब आपको कैसा लगा? पहली सैलरी वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। उस टाइम मतलब ऐसा चल रहा था, यार ये मेरी लाइफ की फर्स्ट सैलरी मतलब मैंने कमाई है। चाहे जो भी जॉब की मैंने, भले प्रोफेशनल जॉब ना हो, पर फिर भी मेरी पहली सैलरी थी और वो सैलरी मैंने अपने मम्मी-पापा को इंडिया में भेज दी थी। क्योंकि मैंने उनको बोला था जब भी मेरी सैलरी आएगी, चाहे वो इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, पहली सैलरी मैं आपको ही भेजूँगी और मैं बहुत खुश थी। यहीं पे मैं एक बात पूछना चाहूँगी, अगर मान हुँ। लीजिए ध्रुवी आप ऑस्ट्रेलिया नहीं आती और मान लीजिए हाँ। इंडिया में ही किसी ट्रेडिशनल फैमिली में आपकी शादी होती, तो आप हुँ। सोचते थे कि आप काम करोगे या हाउसवाइफ की तरह रहते? मैंने बोला ना, मैं प्रेज़ेंट में जीने वाली थी, तो मैंने कुछ इतना सोचा नहीं है, पर वो फैमिली पे डिपेंड करता है। अगर वो मुझे अलाउड करते तो ऑब्वियसली मैं करती, अगर नहीं करते तो फिर हाउसवाइफ़ बन के ही रह जाती। अब वो हुआ भी नहीं है और मैंने कभी सोचा भी नहीं है, तो मैं उस पे बोल नहीं सकती इतना। फिर ये जो आपकी जॉब थी पिक पैकिंग वाली, ये कितने हुँ। टाइम आपने करी वहाँ पे? करीबन 1.5 साल तक मैंने वो की है। ओके। और फिर छोड़ने का क्यों सोचा उसको? अ, मैंने बताया आपको कि हम 1 मिनट के लिए भी उसको छोड़ नहीं सकते मशीन को। तो कंटिन्यूअसली 8 मतलब 8 आवर्स के लिए आपको काम करना है और मेरी जॉब में ऐसा था कि मुझे वेट भी उठाना होता था। मैं कई बार 25 केजी तक उठाती थी वेट। तो मेरी बैक पे पेन होना स्टार्ट हो गया था। इस वजह से मैंने सोचा अब मुझे जॉब शिफ्ट करनी पड़ेगी। जब चेंज करने का सोचा, हुँ। फिर आगे की जर्नी के बारे में थोड़ा बताएँगी आप? कि आगे जब हाँ, जब मैंने चेंज करने के बारे में सोचा, तब थोड़ा कन्फ्यूज़न था। तो मैंने हार्दिक की हेल्प ली कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे पहले बोल दिया, "तू जा वहाँ पे, उनसे बात कर, सैटरडे संडे अगर वो मानते हैं, नहीं मानते तो तू जॉब छोड़ दे।" तो मैंने बात की थी उनसे, पर माने नहीं, तो मैंने वो जॉब तुरंत छोड़ दी थी और उसके बाद मैंने डिसाइड किया था मैं पेरोल की ओर जाऊँगी, पेरोल और बुक कीपिंग जैसी स्मॉल जॉब करूँगी। फिर मैंने पेरोल में अपना करियर बनाने का मतलब सोचा, तो उसके लिए मैंने एक सर्टिफ़िकेट आता है ज़ीरो का, जो बुक कीपिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर है, तो उसका मैंने फ्री कोर्स होता है, वो कंप्लीट किया। तो वो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे एक जान-पहचान वाले हमारे मतलब बोल सकते हो, तो उनसे मैंने बात की कि मुझे एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस गेन करना है, तो आप मुझे इंटर्नशिप दे सकते हो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि फ्यूचर में मुझे कुछ जॉब ढूँढनी होगी, तो एक्सपीरियंस मैं बता सकती हूँ, उनको दिखा सकती हूँ या मुझे कुछ थोड़ी नॉलेज मिलेगी, तो इंटरव्यू में मैं वो क्रैक कर पाऊँगी। तो वैसे ही मेरा स्टार्ट हुआ वहाँ पे, मैं एज़ अ गई थी पेरोल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। बट फिर ट्विस्ट आ जाता है कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अभी पेरोल और बुक कीपिंग का इतना मार्केट है नहीं, अभी टैक्स रिटर्न का बहुत मार्केट है, तो तू वहाँ पे अप्लाई कर। कन्फ्यूज़न ये था कि टैक्स रिटर्न कोई छोटी-वोटी बात नहीं है, वो
बहुत बड़ी बात है कि टैक्स रिटर्न करना होता है तो बहुत सारे रूल्स होते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का पूरा डिफरेंट होता है ना सिस्टम, इंडिया में टैक्स रिटर्न डिफरेंट होता है। और मेरे लिए तो मैंने इंडिया में भी कभी देखा नहीं कि टैक्स रिटर्न करते कैसे हैं। पापा ने मुझे कभी दिखाया भी नहीं है और मैंने किसी और का भी नहीं दिखाया। तो मैं कन्फ्यूज़ हो गई। मैं जैसे वो दिन बात हुई ऐसी टैक्स रिटर्न वाली, मैं घर पे आई और हार्दिक से बोला मैंने कि टैक्स रिटर्न की बात की थी, पर मैंने तो कभी टैक्स रिटर्न ना इंडिया में देखा है, ना ऑस्ट्रेलिया में देखा है, कैसे करूँगी मैं टैक्स रिटर्न का? तो फिर हार्दिक ने फुल सपोर्ट किया कि तू कर लेगी, ट्राई तो कर, वैसे भी अभी तो कोई जॉब है नहीं, ट्राई करके देख ले। अभी तो इंटर्नशिप है, वो भी अनपेड थी, तो क्या अभी तो चांस है, मार ले चांस, वैसे क्या होगा क्या नहीं होगा किसे पता है। तो फिर मैंने बुक कीपिंग से पूरा अपना शिफ्ट कर लिया टैक्स रिटर्न की ओर। और वहीं से ही एक कलीग ने मुझे सजेस्ट किया था कि तू एचआर ब्लॉक का कोर्स है वो कर ले, तो इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न के बारे में तुझे नॉलेज आ जाएगी। तो मैंने अनपेड इंटर्नशिप के साथ-साथ, वो अनपेड इंटर्नशिप ऐसी थी कि मैं मंडे टू फ्राइडे फुल टाइम जाती थी, मतलब मॉर्निंग 9 टू 5। और उसके साथ-साथ ही मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया था 3 मंथ्स का। थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी कि मुझे टाइम के थोड़ा इश्यू था कि टाइम नहीं मिलता है। फिर भी मैंने थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के वो मतलब एचआर ब्लॉक वाला कोर्स था वो कंप्लीट कर लिया था। तो ध्रुवी, जैसे आपने कितने टाइम अनपेड इंटर्नशिप करी वहाँ पे? मैंने ऑलमोस्ट 8 महीने तो की ही है। 8 महीने बिना पैसे के? हाँ। बिना पैसे के और वो भी फुल मंडे टू टाइम। फ्राइडे फुल? मैंने ऑलमोस्ट 8 महीने तो की ही है। 8 महीने बिना पैसे के? हाँ। बिना पैसे के और वो भी फुल मंडे टू टाइम। फ्राइडे फुल टाइम टाइम? फुल टाइम। ओके, सो आई थिंक ये भी एक थोड़ा-सा रियलिटी चेक रहता है स्टूडेंट्स के लिए या माइग्रेंट्स के लिए कि इतना-इतना टाइम भी आप अनपेड इंटर्नशिप करते हो। और एक्सपेंसेस तो रहते ही हैं क्योंकि आने-जाने में हाँ, आपका वो ही है। उल्टा खर्चा हो रहा है, खाने में खर्चा हो रहा है। तो उस टाइम पे मोटिवेटेड कैसे रखते थे आप अपने आप को कि 8 महीने अनपेड जॉब? सही बताऊँ तो मेरा मोटिवेशन हार्दिक ही था, क्योंकि एक बैक ऑफ माइंड था कि वो कमा रहा है तो मेरे मतलब खाने-पीने का, रहने का तो हो जाएगा। अगर मैं सिंगल होती तो प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा होती कि मेरा खर्चा कौन निकालेगा? फिर इंडिया से मुझे पैसे मँगवाने पड़ते पापा से या उन सब से। बट मैं लकी थी कि मैं मतलब मैरिड हूँ तो मेरा बैक ऑफ मतलब सपोर्टर भी है। तो उस टाइम मतलब ज़्यादा हम ऐसा करते हैं ना, फालतू के खर्चे नहीं करते थे। खाने-पीने में भी ध्यान रखते कि बाहर का नहीं खाना है। तो ऐसे थोड़ा-थोड़ा मैनेज करके फिर किया था मैंने। 8-10 महीने ऐसे ही निकाले थे। और जैसे हम बात कर रहे हैं करियर स्विच की, तो इन अ वे दिस वाज़ योर थर्ड करियर स्विच, क्योंकि पहले आपने पिक पैकिंग करी, फिर आपने ना थोड़ा-सा पेरोल और अकाउंटिंग में करा, हाँ, फिर अभी आप टैक्सेशन में आए और ये सब कर करीब 2.5 साल के अंदर तीसरा करियर स्विच। हाँ। डर नहीं लगता था आपको कि लो अभी ये करा बहुत। फिर चेंज कर रही हो? बहुत डर लगता था, पर ऐसा था कि कहीं सेटल हो, उस जगह पे सेटल हो कि वहाँ पे मुझे खुशी मिले काम करके, फिर वहाँ से मुझे शिफ्ट ना करना पड़े। तो ऐसा बैकअप माइंड था कि जिसमें खुशी मिलती है, वो वाली जॉब मैं ढूँढती हूँ, भले चाहे मुझे शिफ्ट करना पड़े, कर लेती हूँ। तब तक अब शिफ्ट हो सकता है, पर कुछ साल के बाद फिर हम शिफ्ट कर नहीं सकते ना, इतना हमारे अंदर एक्टिविटी और एनर्जी नहीं रहती कि हम शिफ्ट करें और न्यू मतलब नॉलेज गेन करें। पर अभी मेरी उम्र है कि मैं कर सकती हूँ। तो इस वजह से मेरा वो पॉज़िटिव पॉइंट था कि मैं अभी मतलब 24-25 साल की थी तब, तो हो गया है उस एनर्जी में कि अभी तो पढ़ सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। हुँ। और ध्रुवी, जैसे जब आपने ये टैक्सेशन का काम करना शुरू करा, तो इसकी जैसे ठीक है, अनपेड तो जॉब कर लिया, बट हाँ, पेड जॉब मिलने में कितना टाइम लगा जब आपने सर्च करना शुरू करा? और उस जॉब के बारे में थोड़ा-सा एक्सपीरियंस बताओगे आप अपना? हाँ। तो उसमें ऐसा था, मैंने जहाँ से कोर्स किया था एचआर ब्लॉक का, तो उनके ओर से ही मुझे इन्विटेशन आया था कि आप सिलेक्ट हो गए एज़ अ एम्प्लॉयी, मतलब मैं वहीं पे ही सिलेक्ट हो गई थी विदाउट एनी इंटरव्यू, क्योंकि मेरा स्कोर बहुत अच्छा था, मेरा 80 प्लस था परसेंटेज, तो मैं सिलेक्ट हो गई थी वैसे। पर उसमें एक ट्विस्ट था कि जो एचआर ब्लॉक वाला को होता है एम्प्लॉयमेंट, वो कैज़ुअल टाइप होता है, मतलब जब क्लाइंट बुक होता है हमारे कैलेंडर के अंदर, तब हमें जाना होता है, कोई टाइम फिक्स नहीं होता। मतलब आपको अगर 2 बजे क्लाइंट की बुकिंग है, तो आपको 2 बजे जाना होगा, शाम को 5 बजे है तो 5 बजे जाना होगा।
तो उस वजह से मैंने एचआर ब्लॉक का को जो मुझे मिला था एम्प्लॉयमेंट, वो मैंने कैंसिल कर दिया था और मैंने कहीं और जॉब ढूँढने की स्टार्ट की थी। और वो जर्नी भी आसान बिल्कुल नहीं थी, सबसे टफ जर्नी मेरी वही रही थी, क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि मेरा एक तो एक्सपीरियंस इतना है नहीं टैक्स रिटर्न में, और दूसरी बात कि इंडिया का ही सिर्फ मेरे पास क्वालिफ़िकेशन था, वो भी बीकॉम का बैचलर। मेरे से भी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन वाले यहाँ पे लोग होंगे। तो उस टाइम मैंने बहुत स्ट्रैटेजी लगाई, लाइक हार्दिक था, तो उन्होंने सारी कंपनी की लिस्ट बनाई कि जो भी अकाउंटिंग फर्म है यहाँ पे एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में, उसकी एक लिस्ट बनाई। तो वो सब जगह मेरा ईमेल कर देते थे, रिज्यूमे और वो सब। और मैं सुबह उठ के सारी भी जो अकाउंटिंग फर्म होती है वहाँ पे अपने रिज्यूमे देने जाती थी फेस टू फेस, कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, अगर आपके वहाँ वैकेंसी है तो आप मुझे जॉब दे सकते हो, और यहाँ पे मेरा फ़ोन और कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ईमेल भी है, ईमेल करना तो वो भी कर सकते हो। ऐसे में मतलब हर जगह पे गई हूँ। ऑस्ट्रेलिया मतलब एडिलेड का कोई भी एरिया ऐसा नहीं होगा मैंने छोड़ा होगा। तो एक बात बताओ ध्रुवी, इतनी हुँ। इतना करेज कैसे आया कि हर जगह आप अपने हाथ में रिज्यूमे पकड़ कर जा रहे हो, आप ऑफिस में किसी को जानते नहीं हो, जाके रिसेप्शन पे दे रहे हो? क्योंकि ऐसा हम सुनते हैं कई बार कि ऐसे डोर नॉक करके जॉब मिलती है, पर आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे अप्लाई करते हो वो थोड़ा-सा आसान रहता है, क्योंकि उसमें ना ईगो वाला पॉइंट नहीं आता है, या अगर मैं ईगो भी नहीं बोलूँ, बट इसके लिए बहुत करेज चाहिए। तो शुरू में हाँ, डर नहीं लगता था, या कैसे हेजिटेशन नहीं होती थी आपको कि हर जगह जा रहे हो और बहुत। ये रहा मेरा सीवी और आप मुझे जॉब दोगे क्या, ऐसे से बोलने में? नहीं, नहीं, बहुत डर लगता था। पहले ऐसा होता था मैं अंदर जाके बात क्या करूँगी, उनको कैसा होगा? मैं ऐसी हूँ कि मुझे सामने वाले की बहुत टेंशन होती है कि मैं ऐसा बोलूँगी उनको कैसा लगेगा? वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? पर मैंने बोला ना मेरा मतलब सपोर्टर हार्दिक है, तो उसने मुझे पुश किया कि तुझे जॉब चाहिए तो तुझे करना पड़ेगा, चाहे शर्म आए कुछ भी आए, आंखें बंद कर और गेट खोल के चली जा। वहां पे जाके फिर तेरा हो जाएगा, मतलब जाके बोल दे कि मेरा रिज्यूमे ये है वो है। तो पहले मतलब 2-3 दिन ऐसा लगा मुझे, डर मतलब एक शर्म आती है ना कि ऐसे करूंगी, कैसे कर पाऊंगी, ऐसे नहीं अच्छा लगता, हमारी क्या इंप्रेशन होगी। पर फिर जैसे 2-3 दिन में जैसे ये रोज का हो गया मेरा, फिर कॉन्फिडेंस और बढ़ा कि ना, अब मुझे जॉब लेनी है तो ये तो करना ही होगा, बाकी तो जॉब मिलने से रही। तो वो ही बैकअप माइंड था कि हाँ, जॉब लेनी है, लेनी है। तो उससे करेज मिल गई कि हाँ, जॉब के लिए ये करना ही है। तो फिर उसके थ्रू आपको जॉब मिली कहीं पे? हाँ, उसके मतलब मैंने ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन तक ये लगातार किया था, और 15 से 20 दिन तक तो मुझे कोई रिप्लाई आया नहीं था। थोड़ा ऐसा हो गया था, इतना मैं रिज़्यूमे दे रही हूँ, फिर भी कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, ना इंटरव्यू कोई आ रहा है। पर फिर आफ्टर 20 डेज़ इंटरव्यू आने स्टार्ट हो गए थे थोड़े-थोड़े। तो वहाँ पे पहले तो कैसा, मैंने कभी इंटरव्यू दिया नहीं है, तो इंटरव्यू का भी कुछ डिफरेंट ही होता है कि हम वहाँ पे जाते हैं, फिर हमें इंग्लिश में पहले तो इंटरव्यू होता है। तो इंग्लिश सुन के मेरे तो पेट में गुदगुदी हो जाती थी, मैं क्या बोलूँगी वहाँ पे जाके, मैं सब कुछ भूल जाऊँगी, जो याद है वो भी मुझे याद नहीं रहेगा। तो कुछ इंटरव्यू स्टार्टिंग में बहुत बुरे गए थे, तो वो तो ऑब्वियसली मैं सिलेक्ट नहीं हुई। पर फिर यहाँ पे एजेंसियाँ बहुत चलती है ना ऑस्ट्रेलिया में, कि एजेंसी थ्रू आपको जॉब मिले। तो एक एजेंसी ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था कि आप यहाँ पे आओ और आपके बारे में कुछ बताओ, तो हम आपके मतलब हिसाब से कोई जॉब आपके लिए सजेस्ट करेंगे अगर होगी उनकी लिस्ट में। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप जो वहाँ पे इंटरव्यू पे जाते हो तो जस्ट नॉलेज ही नहीं, आप जो पहन के जाते हो, आपका जो इम्प्रेशन वहाँ पे होता है वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल जॉब है। तब से मैंने अपने लिए मतलब थोड़ा खर्चा कर लिया, कोट और वो सब जो प्रोफेशनल सूट्स और वो होते हैं वो परचेस करके, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू जो भी होते हैं उसमें वो पहन के जाते थे, और रियली इट्स मैटर अ लॉट। मतलब उससे बहुत फर्क पड़ने लगा, मुझे भी लगा। थोड़े रिस्पेक्ट से देखते थे और सुनते भी थे कि हाँ, वो जॉब लेना सीरियसली है, चाहती है कि उसे जॉब मिले। और आई थिंक 3-4 इंटरव्यू के बाद बहुत सारे ऐसे भी इंटरव्यू थे जो मैं सिलेक्ट हुई थी। पर उसमें ऐसा था कि जो टेक्स्ट टाइम हमारा होता है, जुलाई से लगते अक्टूबर तक हाई होता है, तो उसी दौरान उनको चाहिए होता है। बाकी वो लाइक अ कैज़ुअल, तो उस हिसाब से मैंने उनको मतलब मना कर दिया था कि मुझे कैज़ुअल नहीं चाहिए, मुझे फुल टाइम चाहिए।
तो ऐसे भी थे भाई। कुछ में मैं सिलेक्ट हुई थी, पर वहाँ पे मैं 2 दिन गई थी, पर मुझे वहाँ का कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वैसे भी मैंने वो रिजेक्ट किया था। तो रिजेक्ट करने के बाद ऐसा लगता था, कई बार वो सामने से रिजेक्ट करते थे, कई बार मैं अपने मतलब कैजुअल हो या फिर यहाँ से बहुत दूर हो मेरे घर से 2 आवर्स का ट्रैवल हो, तो उस हिसाब से रिजेक्ट करती थी। तब मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो गया था कि ऐसे तो मेरी जॉब मिलती रही है, मैं रिजेक्ट कर रही हूँ, अगर सामने वाला तैयार हूँ और मैं तैयार हूँ तो सामने वाला रिजेक्ट कर रहा है। और ऐसे ही चलता रहा, अराउंड 1 मंथ तक तो चला ही होगा ये सब। और फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होने ही वाला था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आप इतने इंटरव्यू दे रहे हो और अब तक आपको जॉब नहीं मिली। ऑलमोस्ट मेरा 1 साल हो गया था वो पिछली जॉब छोड़े हुए। तो फिर लकीली मतलब मैंने बोला था ना आपको, फेस टू फेस मैं रिज्यूमे देने जाती थी। हाँ जी। तो उसी में से एक का रिप्लाई आता है, मतलब एंड ऑफ जून ही था, कि आप यहाँ पे आओ, इंटरव्यू दो, हमें चाहिए अब मतलब जूनियर अकाउंटेंट एज अ। तो मैं वहाँ पे गई, और वो बहुत छोटी सी फर्म है, मतलब बोल सकते हो फैमिली मेंबर्स 3 पीढ़ी है। बेटा है वो, मतलब दादा बोले, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, मतलब 3 जनरेशन चला रही है फैमिली फर्म काइंड ऑफ। तो उनको ऐसा था कि उन्हें इमीडिएट ज़रूर थी, क्योंकि उनका एक एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा था। और जैसे ही जुलाई स्टार्ट हो तो न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो, तो उसको बर्डन बढ़ जाता है ना कि सब कुछ करना होगा। तो मैं लकी थी, मैं उसी टाइम गई थी उनको रिज्यूमे देने। और फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में उन्होंने बोला, ठीक है आपने मतलब जो भी बोला अच्छा लगा। और जैसे अभी तो मैं इंटरव्यू दे के घर आई हूँ, तुरंत उनका फ़ोन आता है कि हम आपको मतलब एज अ एम्प्लॉय सिलेक्ट करना चाहते हो। फिर मैंने तो बोला उनको, अगर कैजुअल करना है तो मैं अभी से आपको मना बोल कर रही हूँ। फिर उन्होंने सामने से बोला, नहीं कैजुअल नहीं, फुल टाइम है। तो मैं बहुत खुश हो गई थी, आखिरकार 1 साल की मेहनत के बाद अब मुझे कुछ हासिल हुआ है, जो चाहिए था वो मिल रहा है। तो हाँ, ऐसा था कुछ। जब आपको आपका इन अ वे सॉर्ट ऑफ ड्रीम जॉब मिल गया अब ये हाँ। तो कैसा लगा आपको? स्टार्टिंग में तो मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि मैं अकेली इंडियन थी वहाँ पे, बाकी सारे ऑस्ट्रेलियन थे, ऑज़ी बोल सकते हो आप। तो मैं थोड़ी बैक ऑफ माइंड में ऐसा था कि इंग्लिश का यार फिर से कुछ हो ना जाए, कि इंग्लिश के कोई प्रॉब्लम ना आ जाए मुझे। पर टच वुड ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो बहुत सपोर्टिव है। और उन्होंने मुझे 3 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया था, कि 3 मंथ्स हम एक-दूसरे को देते हैं, कि अगर आपको हमारे साथ काम करने में अच्छा नहीं लगता तो आप हमें छोड़ के जा सकते हो, या फिर हमें आपका काम पसंद नहीं आया तो हम आपको निकाल सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा था कि मतलब दोनों को ही टाइम पीरियड मिल रहा है। पर 3 महीने की ज़रूरत ही नहीं थी, 1 मंथ के अंदर ही मुझे ऐसा लगा कि यहीं पे मुझे सेट होना है, ये जॉब परफेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं। और कभी ऐसा मुझे फ़ील नहीं हुआ कि मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ। वो सब एक-दूसरे को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे आप कोई भी प्रोफ़ेशन पे क्यों ना हो। हायर हो या फिर रिसेप्शनिस्ट हो, एडमिन हो, कोई भी हो। आपको सेम रिस्पेक्ट मिलती है, और जॉब में और क्या चाहिए हमें। और जो आपका थोड़ा बहुत इंग्लिश का चैलेंज हाँ। वो कितना यहाँ पे फील होता है आपको या एडजस्टिंग है काफ़ी कि एडजस्ट कर लेते हैं आपके साथ वो? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा मुझसे वो बोलते थे कि तू डर रही है क्या? मतलब इंग्लिश में ही। तो मैंने बोला मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो कोई कोई बात नहीं, तेरा काम अच्छा होगा तो हम रख लेंगे, उसमें क्या है? इंग्लिश नहीं चाहिए, काम चाहिए। क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है, फेस टू फेस कोई टैक्स रिटर्न नहीं करता था, वो कंपनी या ट्रस्ट के होते हैं। तो वो मोस्ट ऑफ ईमेल थ्रू, और वो ही होता है, और मीटिंग्स जो होते हैं वो ओनर्स हैंडल करता है। तो हमें जस्ट बैक ऑफ मतलब सब कुछ क्लियर करके उनको देना होता है। तो कि उन्हें तुरंत बोला कि इंग्लिश की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, तू अच्छा काम करेगी तो हमें बस वही चाहिए। तो हाँ, वहाँ पे इंग्लिश की ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे लिए सिंपल इंग्लिश का ही यूज़ करते हैं, ऑज़ी स्लैंग यूज़ नहीं करते हैं। तो वो बहुत अच्छा है। अभी जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई नॉन इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स आते हैं आज की हुँ। डेट में या फिर हम बोलें कि लड़कियां आती हैं जिनकी अर्ली एज पे शादी हो गई 20-22 साल पे हाँ। और वो आज आके चाहे वो मेलबर्न हो या एडिलेड में सेटल होने के लिए आते हैं तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वो क्या लर्न कर सकते हैं आपसे और आपके स्ट्रगल्स से?
सो पहली बात तो कि मेरी तरह रोने न मत लग जाओ कि इंग्लिश नहीं आता, ये नहीं आता। थोड़ा इंग्लिश सीख लो कि सामने वाला समझ पाए। इसमें इतना कुछ ऐसा नहीं होता कि आपकी ग्रामर परफेक्ट होनी चाहिए, ये परफेक्ट होना चाहिए। किसी का कुछ भी परफेक्ट नहीं होता पहले तो। तो ये माइंड से निकाल दो इंग्लिश नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। जितना भी आता है टूटा-फूटा आता है, मेरी तरह टूटा-फूटा जस्ट कॉन्फिडेंस के साथ बोल दो, सामने वाले को कोई पता नहीं चलेगा उसे आता है या नहीं आता है। और दूसरी बात ये कि आप चाहे कोई भी कंट्री में क्यों ना हो, मेहनत तो आपको सब जगह करनी पड़ती है। और एडिलेड हो या मेलबोर्न हो, कोई भी सिटी में अपॉर्च्युनिटी हर तरफ होती है, जस्ट आपको उस पे वर्क ऑन करना पड़ता है। बस पीछे मत हटो, ट्राई करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक दिन आपका भी आएगा और आपको भी आपकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। जस्ट उससे पीछे मत हट जाओ कि अब नहीं मिल रहा तो हम नहीं करेंगे। और जो नए लोग यहाँ पर आ रहे हैं हुँ। ऑस्ट्रेलिया, उनको क्या नहीं करना चाहिए? सो जो भी लोग यहाँ पे आते हैं कोई भी कंट्री से तो उनके माइंड में ऐसा होता है कि उनको पैसे ही कमाना है। मतलब यहाँ पे आए तो बस पैसों के पीछे भाग भाग करो, ना अपनी स्किल बिल्ड करो। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो जस्ट आते हैं और उबर और टैक्सी और वो सब में जब लग जाते हैं कि वहां से पैसे आ रहे हैं तो बस उसमें ही लगे रहते हैं। फिर अपनी ना स्किल बिल्ड करते हैं, फिर पूरी लाइफ उसमें ही चली जाती है। तो मेरा कहना इतना है कि अभी आपकी उम्र इतनी हुई नहीं है, तो थोड़ा अपने स्किल और उस सब में भी इम्प्रूवमेंट लाओ और पैसों पे ही मत भागो, वो फिर आएँगे आपके पास। तो ध्रुवी, जो आज की ध्रुवी है, जो हुँ। कुछ टाइम से, कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रही है, वो उस ध्रुवी से क्या बोलना चाहेगी जो ध्रुवी इंडिया से आ रही थी, जिसको 2 दिन लग गए थे ऑस्ट्रेलिया पहुँचने में और जो शुरू में रोती रहती थी, आप उसको क्या हाँ। बोलना चाहोगे? मैं उतना ही बोलना चाहूँगी, रोना बंद कर और तू अभी इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है कि पूछ ही मत। मतलब तूने जो सोचा नहीं था वो आज के दिन मैंने हासिल किया है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंसली किसी से भी कन्वर्सेशन कर सकती हूँ, वो भी इंग्लिश में। दूसरी बात ये कि मुझे अकाउंटिंग में मैंने अपना करियर स्टार्ट कर दिया है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। और तीसरी बात ये कि एक नया शौक भी है कि मैंने कंटेंट क्रिएशन भी साथ ही साथ स्टार्ट कर दिया है और वो सब कुछ मैं मैनेज बहुत इजीली और अच्छी तरीके से कर पा रही हूँ। मतलब तू एक सेल्फ इंडिपेंडेंस बन चुकी है, मैं बोल सकती हूँ प्राउडली अब। ध्रुवी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी सुन के एंड आई एम थैंक श्योर यू। जो आप यंगर जनरेशन है, खासकर हुँ, जिनमें ना अगेन मैं बोलूँगी, छोटे शहरों के जो लोग हैं, जो यहाँ पर हाँ, आने का सोचते हैं विदेश, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, न्यूज़ीलैंड हो, कोई भी ऐसी हुँ, कंट्री जहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर रहता है, चैलेंज रहता है, जहाँ पे ये चैलेंज रहता है कि आपकी बहुत ज़्यादा जान-पहचान नहीं है, बड़ा सर्कल नहीं है और आप पहुंच रहे हो, चाहे आप एज अ स्टूडेंट पहुंच रहे हो या शादी करने के तुरंत बाद पहुंच रहे हो, आई हाँ। एम श्योर उनको आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू टू आवर लिसनर्स फॉर लिसनिंग टू आवर शो। थैंक यू चैंपी, मुझे भी ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी जर्नी सब लोगों के साथ शेयर कर पाई और किसी को भी अगर हेल्पफुल होता है तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं भी किसी के लिए हेल्पफुल हुई और मेरी जर्नी से भी किसी को नॉलेज मिली है, इंस्पिरेशन मिली है। तो थैंक यू फॉर दैट और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।